ये जो है इस पे हेलो स्टूडेंट्स, कुछ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे आज मैं कुछ केमिस्ट्री की जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उस पर कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूँ। मतलब ये इससे ये क्लियर होगा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, उसे इक्विवेलेंट वेट में कैसे बदलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो तो ये है कि एल्यूमिनियम और जिंक दोनों का मिक्सचर है और वो है 1.67 ग्राम। वो एसिड में डाल दिया गया और वो दोनों ही डिसॉल्व हो गए कंप्लीट। मतलब ये जो है डिसॉल्व हो गए एसिड में और हाइड्रोजन जो है इतनी इवॉल्व हुई। अब जैसे मानो HCl में डाल दिया होगा तो HCl में डालने से मतलब जो एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड बन गए और हाइड्रोजन इवॉल्व हो गई। तो इसने ये पूछा कि उसमें कितने ग्राम एल्यूमिनियम है और कितने ग्राम जिंक। अब एल्यूमिनियम के ग्राम आ जाएंगे तो 1.67 में से माइनस कर देंगे तो जिंक के ग्राम आ जाएंगे। अब एल्यूमिनियम के कितने ग्राम है एक्चुअल में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है और उससे जो हाइड्रोजन निकली है वो बता दी 1.69। तो हमको ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए कि इक्विवेलेंट्स निकालने चाहिए दोनों साइड्स के कि हाइड्रोजन के कितने इक्विवेलेंट वेट्स हैं, उनके नंबर क्या है। तो मैं इसको और अच्छी तरह समझाता हूँ। क्योंकि हाइड्रोजन अगर 11.2 लीटर होती है एनटीपी पर तो उस पर एक इक्विवेलेंट वेट था। कैसे? 22.4 लीटर पे में 1 ग्राम मोल आता है, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन 22.4 लीटर जगह घेरती है एनटीपी पे। लेकिन हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एनटीपी पे 11.2 लीटर जगह घेरेगी। तो 11.2 लीटर कह देना एट एनटीपी तो मतलब आप एक इक्विवेलेंट वेट कह रहे हो। इक्विवेलेंट वेट की संख्या 1 है। मास में कोई पूछेगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन है। अगर वही चीज मास में ऑक्सीजन का पूछे कोई तो 8 ग्राम है, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 है। 32 है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 है तो 32 ग्राम 22.4 लीटर जगह घेरता है। लेकिन ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 होती है तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 8 होता है। एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई 2, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी। तो 8 ग्राम है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन अगर उसको एनटीपी पे वॉल्यूम लें तो 5.6 लीटर आएगा, मतलब 11.2 लीटर का आधा। तो ठीक है, हो गया सवाल कि जो इक्विवेलेंट्स इसके होंगे एल्यूमिनियम और जेडन के दोनों को मिला के जो होंगे वही हाइड्रोजन के होंगे, क्योंकि दोनों की रिएक्शन से हाइड्रोजन बनी होगी। तो अब अपन देख लेते हैं कि जो है एल्यूमिनियम के कितने इक्विवेलेंट्स हैं। एल्यूमिनियम का मास x मान लिया, x में उसके इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दिया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए। फिर जिंक का मास हो गया 1.67 माइनस x, उसमें जिंक के इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दिया 65.4 डिवाइडेड बाई 2 और ये बराबर कर दिया 1.69 डिवाइडेड बाई 11.2। क्यों करा? क्योंकि 1.69 लीटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन इवॉल्व हुई है और हाइड्रोजन का जो एक इक्विवेलेंट वेट जो है वो जो कि 1 ग्राम होता है वो 11.2 लीटर जगह घेरता है। तो 1.69 लीटर में कितनी हाइड्रोजन रही होगी, कितने इक्विवेलेंट्स रहे होंगे, वो 1.69 अपॉन 11.2 आ जाएगा। बस तो इनको बराबर कर दो। अच्छा, अब ये कैसे पता लगा कि एल्यूमिनियम का जो है वो इक्विवेलेंट वेट 27/3 है। तो आप थोड़ी सी रिएक्शन पे ध्यान दो कि एल्यूमिनियम जब ऑक्साइड बनता है तो Al2O3 होता है और जिंक का जब ऑक्साइड बनता है तो ZnO होता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इस पर लग जाती है, Zn की इस पर लग जाती है, इसलिए पता लगा जिंक की वैलेंसी 2 है। Al2O3 से क्या पता लगा? ऑक्सीजन की वैलेंसी इस पर लग गई और एल्यूमिनियम की वैलेंसी उस पर लग गई तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। तो एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट होते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट्स का भाग दे देने पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मतलब जिनने रिएक्शंस करी है उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है उसके इक्विवेलेंट्स के बराबर होती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डेली लाइफ की एक प्रॉब्लम कराता हूँ। वो भी ऐसे ही होता है कि अगर हमसे ये कह दिया जाए कि यहाँ पर चीज़ें फिक्स नहीं होती, यहाँ पर तो बाकायदा ये कंपाउंड और ये बनते हैं तो फिक्स रेशियो होते हैं, पर लेकिन मैं यहाँ भी मान लेता हूँ यदि फिक्स रेशियो हो तो अब अपने को यदि शुद्ध दूध है 1 लीटर शुद्ध दूध है तो उसमें मावा बनता है, उसका जो मावा बनाते हैं तो 1/4 बनता है 250 ग्राम 1/4 kg। और 1 लीटर दूध में प्रॉपर चाय बनाने
तो वो चाय बन जाती है 4 लीटर पानी डाल करके। अब हमसे ये कह दिया गया कि बताइए हमने 4 लीटर चाय बनी है और 1/4 kg मतलब मावा है, तो ये तीनों चीज इक्विवेलेंट हो गई। क्या चीज? 1 लीटर दूध और 1/4 kg मावा और 4 लीटर चाय इक्विवेलेंट्स है, ये सब इक्विवेलेंट्स है। अब हमसे किसी ने कह दिया कि भैया हमें 1 kg मावा बनाना है और 8 लीटर चाय बनानी है, बताओ कितने दूध की जरूरत है। तो वो इसी तरह का सवाल हो गया। अब 1 kg मावा के लिए आपको 4 जो है 4 लीटर दूध तो इसके लिए चाहिएगा, और यहां पर 8 लीटर चाय है तो इसके लिए चौथा ही दूध चाहिए, क्योंकि जितनी चाय बनी है उसका चौथा ही है। ये इक्विवेलेंट कर रखा है कि 4 लीटर चाय मीन्स 1 लीटर दूध, तो 8 में 4 का भाग दे दो, तो 2 लीटर इसके लिए चाहिए, चाय के लिए दूध चाहिए, और 1 kg मावा के लिए 4 लीटर चाहिए, तो 4 और 2 6 लीटर हो गए। इसी तरह से ये रेशियो के सवाल है, बस ये थोड़े से ठीक है। ये एक इक्विवेलेंस के ऊपर एक प्रॉब्लम है। इसमें ये कह रखा है कि कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा अगर हम 1.70 ग्राम AgNO3 में को डाल दें HCl के सॉल्यूशन में। HCl की जो नॉर्मलिटी है वो 5N है, और जो HCl लिया है वो 200 मिलीलीटर लिया है, और उसमें क्या डाल दिया गया? 1.70 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। तो ये पूछना चाह रहा है कि कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट जो डाला है। तो ऐसी चीजों में ये देखना पड़ता है कि इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कम किसके, ये दोनों के बराबर हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो पूरा HCl और AgNO3 दोनों कंज्यूम होकर के सिल्वर क्लोराइड और HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाएंगे, HNO3 बन जाएगा, और ये AgNO3 AgCl में कन्वर्ट। तो हम कैसे इक्विवेलेंट्स निकालें? तो इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको डेली लाइफ की एग्जाम्पल एक मैं देना चाहता हूं, तो उसको ध्यान से आप सुनो कि अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि 2 kg मावा के लिए 1 kg चीनी की जरूरत पड़ती है, तो फिर 3 kg बर्फी बन जाती है। अब इसमें ये मत कहना कि ये तो ज्यादा मीठी बर्फी हो गई, मीठी हो या वो हो, ये एक रेशियो वाली बात है। अब हमको कह दिया गया कि 3 kg मावा है और 2 kg चीनी है, और उसी रेशियो में रखनी है, तो यहां पर मैं बोलूंगा 2 kg मावा इक्विवेलेंट टू 1 kg चीनी इज इक्विवेलेंट टू 3 kg बर्फी। तो इसमें कौन बचा रहेगा, इसका पता कैसे लगे? तो हम इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। 3 kg में जो इक्विवेलेंट्स आए मावा के वो 1.5 आए, 3/2, क्योंकि हर 2 kg मावा 1 kg चीनी के इक्विवेलेंट है, और फिर उससे 3 kg बर्फी बन जाती है, तो 1.5 इक्विवेलेंट है मावा का। चीनी के इक्विवेलेंट 2 हो गए, क्योंकि 1 kg चीनी इज इक्विवेलेंट टू 2 kg मावा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 1 kg है, इसका इक्विवेलेंट वेट 2 kg है, और उसका बर्फी का 3 है, तो इसके 2 इक्विवेलेंट हो गए, और इसके 1.5 हुए। इसका मतलब चीनी बच रहेगी, और 3 के लिए 3 के 1.5 इक्विवेलेंट, यहां से 1.5 इक्विवेलेंट ऑफ चीनी ले लो, 1.5 इक्विवेलेंट ऑफ चीनी का वजन 1.5 kg हो गया, तो वह 3 और 1.5 4.5 kg बर्फी बन जाएगी, और चीनी बची रहेगी, 1/2 kg चीनी बची रहेगी। अब ऐसा ना हो करके 5 kg मावा हो और वही 2 kg चीनी हो, फिर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। इस 5 kg मावा में जो इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, 5/2 2.5 है। 2 kg चीनी में जो इक्विवेलेंट है 2/1 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 है, तो इस ये उस रेशियो के हिसाब से ज्यादा है कि जो 2.5 गुनी है, ये 2.5 गुनी है, और वो 1 इक्विवेलेंट का 2 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बची रहेगी, तो इसके अनुसार आप ले लीजिए। 2 kg चीनी है, तो 2 kg चीनी के करस्पॉन्डिंग 4 kg मावा लेके 6 kg बर्फी बना दीजिए, 6 kg बर्फी बना दीजिए, और फिर बचा रह गया 1 kg मावा। अब आ जाइए यहाँ पर इस सवाल के अंदर, यहाँ पर भी सारी बातें इक्विवेलेंट्स की हैं, तो मैं कुछ बातें आपको बार बार बोलता रहता हूँ। जैसे इक्विवेलेंट वेट की बात करें ऑक्सीजन की, तो 8 ग्राम याद रखो। अब ऑक्सीजन का मुझे मास दे रखा हो और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पूछे हो, तो इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। कोई कैसा 12 ग्राम ऑक्सीजन है, बताओ कितने इक्विवेलेंट्स हैं? तो 12/8 1.5 इक्विवेलेंट।
फिर किसी ने कहा कि जी पानी है, पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है और पानी बनाना 2 ग्राम हाइड्रोजन और 12 ग्राम ऑक्सीजन, तो बताइए इसमें कौन बचेगा? तो भैया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लो। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो इसके इक्विवेलेंट 2 हो गए, 2/1 और उसके 1.5 हो गए, तो मतलब ऑक्सीजन रेशियो में कम है, उस हिसाब से 1.5 इक्विवेलेंट है। तो ऑक्सीजन के अनुसार हाइड्रोजन ले लीजिए और पानी बना दीजिए, बाद बाकी हाइड्रोजन बची रहेगी। तो 1.5 है, तो 1.5 इक्विवेलेंट है ऑक्सीजन का, तो 1.5 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का होगा, जिसमें 1.5 हाइड्रोजन में 1.5 ग्राम होगा, तो 1.5 ग्राम और 12 ग्राम मिलके 13.5 ग्राम पानी बन जाएगा, और बाद बाकी ये जो है 1.5 इक्विवेलेंट था, 1.5 इक्विवेलेंट था, तो फिर वो 12 और इसका 1.5 होके 13.5 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 इक्विवेलेंट था, तो 1.5 इक्विवेलेंट इसका लग जाएगा 13.5, तो फिर ये बच रहेगी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो कुल वजन कितना था वो आप देख सकते हो, तो ये 14 था, अब भी 14, लेकिन उसमें हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो मास में 8:1 होगा, और इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, वो बात देख लीजिए, क्योंकि 12 ग्राम ऑक्सीजन में इक्विवेलेंट 1.5 है और 1.5 ग्राम हाइड्रोजन में भी इक्विवेलेंट 1.5 है, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 है। तो इस तरह की रेशियो की बात है। तो इस सवाल को मैं आपको जो करा रहा हूं, अब आ जाइए यहाँ पर भी इक्विवेलेंट्स निकालिए, फिर जो इक्विवेलेंट कम होंगे वो ही पूरा कंज्यूम होगा, जो ज्यादा है वो बचा रह जाएगा, जैसे यहाँ पर भी था। तो अब देख लीजिए AgNO3 में कितने, तो AgNO3 का इक्विवेलेंट वेट एक्चुअल में Ag का 108 ग्राम है, ये 14 है, O3 48 है, 48 14 62 और 108 170 ग्राम है इक्विवेलेंट वेट। तो 1.70 ग्राम है, तो 1.70 अपॉन 170 तो 0.01 इक्विवेलेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि HCl के इक्विवेलेंट कितने, HCl कितनी डालिए, या इतने इक्विवेलेंट आ रहे हैं, या इससे ज्यादा आ रहे हैं, या इससे कम आ रहे हैं। इतने आ रहे हैं तो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, ज्यादा आ रहे होंगे तो HCl बचा रहेगा, और HCl के कम आ रहे होंगे, यदि HCl ज्यादा होगा तो HCl बचा रहेगा, और HCl के कम होंगे तो AgNO3 बचा रहेगा, जो ज्यादा होते हैं वो बचा रहेगा बस। अब देखते हैं इक्विवेलेंट्स कितने, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स HCl। तो HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो हाइड्रोजन का 1 है और Cl का 35.5 है, तभी तो HCl बना। तो अब HCl का जो है कितने इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन यहाँ तो वो दे रखा है मिलीलीटर, तो मिलीलीटर से इक्विवेलेंट डायरेक्ट ही आ जाते हैं, यहाँ मास की जरूरत नहीं है। मास तो यहाँ पर फिर हम इक्विवेलेंट आ जाएंगे तो मास अपन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कैसे आएंगे कि 5 नॉर्मलिटी का, इसका मतलब क्या होता है, 1 लीटर में 5 इक्विवेलेंट पड़े हुए हैं, तो 200 मिलीलीटर में कितने हैं, तो भैया वॉल्यूम गुणा नॉर्मलिटी का गुणा कर दो, वॉल्यूम लीटर में और नॉर्मलिटी खुद होती है इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इक्विवेलेंट्स पर लीटर गुणा लीटर, तो इक्विवेलेंट आ जाएंगे। तो 200 मिलीलीटर के लीटर बना लो तो 1/5 बन गए, तो 1/5 लीटर गुणा 5, क्योंकि 5 इक्विवेलेंट 1 लीटर में पड़े हुए हैं, तो 1/5 लीटर में क्या पड़ा हुआ है, 1 इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, 1 इक्विवेलेंट। तो 200/1000 × 5 1 इक्विवेलेंट। अब कोई पूछे हमें तो यार वेट बताओ 1 इक्विवेलेंट का, तो बता देंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट्स की ये तो संख्या है। जैसे यहाँ पर 1 kg चीनी 1 इक्विवेलेंट था, 2 kg मावा 1 इक्विवेलेंट था, 3 kg बर्फी 1 इक्विवेलेंट था। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता हो और इक्विवेलेंट वेट पता हो, तो इक्विवेलेंट वेट की मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉपर वेट आ जाता है। तो यहाँ हो गया 1 इक्विवेलेंट, और जबकि HNO3 0.0 बने, इसका मतलब कौन बचा, HCl बचा रहेगा। तो जो AgNO3 जो कम इक्विवेलेंट्स हैं उसी के अनुसार AgCl बन जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसका 0.01 इक्विवेलेंट्स ही बनेंगे। 0.01 इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता है, तो हमें तो इसका मास चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट का गुणा कर दो। तो आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे लाना, 108 + 35.5 तो 143.5 का मल्टीप्लाई करो, तो इतने ग्राम AgCl बन गया। फिर किसी ने कहा कि जी इतने ग्राम AgCl बन गया, तो HNO3 कितना,
तो HNO3 के लिए भी AgNO3 का इक्विवेलेंट लिया जाएगा, क्योंकि HCl तो बचा रहा है। हमसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि HCl कितना बच रहा, तो आपको पता है कि HCl का कितना इक्विवेलेंट खर्च हो गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर खर्च होते हैं, 0.01 इक्विवेलेंट्स खत्म हो गया है, लेकिन वो तो था एक इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट में से 0.01 घटा दो तो 0.99 इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिमेनिंग है। तो किसी ने पूछा, हम तो मास पूछना चाह रहे, ठीक है भाई, 0.99 इक्विवेलेंट बच रहा। तो HCl के एक इक्विवेलेंट वेट 36.5 होता है, 1 + 35.5 36.5, 36.5 इंटू 0.99, इतने ग्राम HCl उसमें बचा रहा है। किसी ने कहा HNO3 बनाओ, बताओ। तो AgNO3 तो पूरा कंज्यूम हुआ था, तो हमें इसी का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना था, 0.01। मतलब इक्विवेलेंट से बड़े फायदे हैं, इक्विवेलेंट पता हो तो इक्विवेलेंट गुणा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स गुणा इक्विवेलेंट वेट इज द मास इन ग्राम्स। तो इसमें है क्या, किसी का मालिक्यूलर वेट पता है, नंबर ऑफ वो बताए मोल्स कितने, तो दोनों का गुणा कर दो तो मास इन ग्राम्स आ जाता है कि इतने मोल में इतने ग्राम मास है। ऐसे इक्विवेलेंट वेट भी आ जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता हो, जैसे वहां नंबर ऑफ मोल्स पता हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता हो, तो इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में मास आ जाता है। तो इसका 0.01 इक्विवेलेंट हुआ है, तो 0.01 ही HNO3 बना है। तो 0.01 इंटू इसका इक्विवेलेंट वेट। अब आप कहोगे इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, तो भैया H का 1 है, नाइट्रोजन का 14, इसका 48 है, 48 14 62 और 63, 0.01 इंटू 63, ये हो गया 0.63 ग्राम है। सब बता दिए आप, हमने बाद में क्या क्या बना, AgCl कितना बना ये बता दिया, ये बता दिया कितना बना, HCl कितना बच रहा ये भी बता दिया, 0.99 इंटू 36.5। AgNO3 कितना कंज्यूम हुआ, पूरा कंज्यूम हो गया, अब AgNO3 बचा ही नहीं। तो फिर ये तो देख सकते हो कि LHS साइड में जो मासेस थे RHS साइड में उतने ही बैठेंगे, तो ये दोनों मिला के तो ना बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर HCl भी लिखना पड़ेगा जो बचा है, HCl रिमेनिंग। अब इन सब के मास जब आप जोड़ रहे होगे ना, ये वही बैठेगा जो ये प्लस ये, पक्का, क्योंकि इसका एक इक्विवेलेंट था, कितना था 36.5, और ये कितना था, ये तो खुद ही 1.70। अब मास बराबर कर सकते हैं। AgCl कितना आया है 1.435, HNO3 क्या बना है कितना 0.01 इंटू इसका जो 63 0.63 और प्लस ये 0.99 इंटू 36.5। तो आप इसको और इसको जोड़ लो, 1.7 आ जाएगा, 1.7 इंटू 36.5 आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 से 6.5 आ जाएगा। किस किस को जोड़ना पड़ेगा, दिस प्लस दिस आ जाए, पक्का आ जाएगा, इसमें कौन रोक सकता है, तो मास तो वही। ठीक है भैया, बंद कर।